Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial. As I told you yesterday that on next day I am going to start this part 2 of chapter 1 history, studying the past. बेसिकली बेटा जब हम लोग ने इस चैप्टर का मतलब फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो मैंने लास्ट में आपको BCE और CE के बारे में बताया था। उस टाइम एक चीज़ मुझसे छूट गई थी। BCE जो कि बिफोर कॉमन एरा, इसे हमेशा जो ईयर्स होता है वो बैकवर्ड काउंट किया जाता है। बैकवर्ड मीन्स कि मान लीजिए अगर मैंने कहा कि 100 BCE, तो अब ये बताइए कि 100 BCE के बाद क्या आएगा। 101 BCE नहीं, 99 BCE, क्योंकि इसको उल्टा काउंट किया जाता है। जबकि CEE में, कॉमन एरा में, 99 CE के बाद 100 BCE आएगा, फिर उसके बाद 100 CE, उसके बाद 101 CE कॉमन एरा, ऐसे करके एक्सप्रेस्ड होता है। इट मीन्स बिफोर कॉमन एरा, जिसे आप BCE के नाम से जानते हैं, उसमें बैकवर्ड काउंट किया जाता है, और कॉमन एरा जिसे आप C के नाम से जानते हैं उसे फॉरवर्ड करके काउंट किया जाता है। अब हम अपने पार्ट 2 पे चलेंगे, और आज मैं आपके साथ उस हिस्ट्री के चैप्टर का PDF लेकर आई हूँ, जिससे कोई भी चीज़ अगर छोटी हो तो हम इससे समझ जा सकता है। इसमें पिक्चर्स भी थोड़े बहुत आपको देंगे। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ ख़त्म किया था डेट्स इन हिस्ट्री में। सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे द जोग्राफिकल फ्रेमवर्क। देखिए बेटा, हिस्ट्री में ना ज्योग्राफी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो हम जानेंगे कि क्यों इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, ये सब। ठीक है, तो देखिए पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले देखते हैं, ज्योग्राफी हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी जो कि SST का एक पार्ट है, उसने इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया था। अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया हैज़ अ डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स। जोग्राफिकल फीचर्स से मतलब है कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, हॉट डेजर्ट, फर्टाइल रिवर वैलीज, मतलब नदियों के किनारे वो जो घाटियाँ होती हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमरस रिवर्स हैं यहाँ। सबसे बड़ी खासियत जो हमारे इंडिया की है, यहाँ के हिमालय माउंटेन्स जो कि नॉर्थ में है, वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं। देखिए बैरियर का मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी कभी रास्ते में जाते होंगे तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बैरियर्स लगाए रहते हैं जिससे ट्रैफिक कम हो, या कभी कभी आपको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से बैरियर। या आपने कभी देखा होगा रोड पे ऐसे हल्का सा उभरा हुआ बना हुआ रहता है, जिससे कि लोग अपनी स्पीड स्लो करके चलें। तो वैसे ही हमारा जो हिमालय माउंटेन्स है, ये एक नेचुरल बैरियर का काम करता है, और ये बैरियर ये सेंट्रल एशिया और इंडिया, जिससे कि सेंट्रल एशिया से आने वाली तूफ़ानी हवाएं उनको ये रोक सके, और जिससे हमारा इंडिया इफ़ेक्ट ना हो पाए। ठीक है, मीन्स हम गॉड गिफ्टेड है कि हिमालय माउंटेन्स हमें एक बैरियर की तरह काम वर्क करता है। सेकेंड थिंग इसमें कहा है, द पासेस इन द माउंटेन्स हैव एक्ट एज रूट्स ऑफ कॉन्टैक्ट सिंस एशियन टाइम्स। अब जो रास्ते इन पहाड़ों से बन के गुजरते थे, लोग इस रास्ते से हमारे देश से दूसरे देश में व्यापार करते थे जैसे, और इन रास्तों का यूज़ अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। अब बॉर्डर्स तो यहाँ सोल्जर्स एक्टिविटीज़ भी होती है, मर्चेंट्स, व्यापारी, ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स, विद्वान, सब मतलब ये अलग अलग कंट्री से यहाँ वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल्ड करते हैं। मीन्स जो आपके माउंटेन्स होते हैं, इनकी जोग्राफिकल फीचर्स की इम्पोर्टेंस बताइए कि यहाँ के जो रिवर्स, एक तो न्यूमरस रिवर्स होते हैं, फिर यहाँ जो लैंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, नदियों के किनारे वाली ज़मीन। उसके अलावा जो रास्ते होते हैं उनका यूज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मीन्स हमारे कंट्री से दूसरी कंट्री में, जिससे कि व्यापार अच्छा हो सके। सोल्जर्स उस पर निगाह रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि बाहर के देश के लोग हम पे हमला ना कर सके। दे हैव ब्रॉट अ न्यू आइडिया, कस्टम हैबिट्स दैट हैव मेड अ कल्चर रिचर। बाहर से देखिए, कभी होता क्या है, कभी कभी बाहर हम लोगों दूसरों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और यहीं से जो स्कॉलर्स डिफरेंट कंट्रीज से आते थे, या जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स रहते थे जो, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। वाई डिड पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एशियन टाइम्स। अब लोग ट्रैवल क्यों करते थे? देखिए एक्चुअली होता क्या था, ट्रैवल करने की सबसे मेन रीज़न जो था उस टाइम, वो इसीलिए था कि लोग अपना व्यापार कैसे बढ़ा सके।
यहाँ दो इंडस और गंगा प्लेन्स के बारे में, तो जो गंगा रिवर है इसके बारे में तो आप जानती हैं। गंगा रिवर हम इसको एक सेक्रेड रिवर्स मतलब धार्मिक नदी के नाम से, मतलब गंगा बहुत ही ज़्यादा उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो यहाँ के गंगा जी के या जो इंडस वैली है, सिंधु नदी भी कहते हैं इसे, तो ये जो नदी किनारे की जो ज़मीन है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। और जहाँ की ज़मीन फर्टाइल होगी तो जो पहले के लोग थे जो यहाँ वहाँ जर्ली मैन से यहाँ वहाँ भटकते थे, तो जब ये हुआ कि अब कहीं रहना है तो इन्होंने ऐसी जगहों को चूज़ किया जो इन नदियों के किनारे थी, जिससे कि वहाँ की ज़मीन की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती। और इन नदियों में इनको बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते थे। इन नदियों के सहारे ये ट्रांसपोर्ट भी करते थे, बोट्स बनाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करते थे। Geography also determines the development seen in a particular area, place with unfavorable environment and populated. The culture had developed there is not much affected by the external influence. On other hand, areas where the environment favorable are densely populated. It means कि geography हमें ये मतलब ये geography फीचर्स से हमें ये पता चलता है कि जो पास में रहने वाले लोग तो वो ऐसे लोकेशन का ही चॉइस करते थे कि जो उनके पानी की सुविधा, ट्रांसपोर्ट के लिए बेटर है, फर्टिलिटी लैंड, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा वेजिटेशन भी हो, वेजिटेशन का मतलब जंगल बहुत ज़्यादा हो, ऐसी सारी चीज़ें जिससे कि उन्हें खाने मतलब फूड शेल्टर के लिए परेशान ना होना पड़े। अब देखिए बेटा, वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हाउ डू वी फाइंड आउट समथिंग दैट लुक प्लेस टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, वी लर्न अबाउट इट फ्रॉम द रिमेन्स। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का जो मेन दो सोर्स था वो था आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब वो सोर्स होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट, जैसे ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना एकदम डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, चीज़ों को, मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना, क्ल्यूज़ ढूंढना और पास्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना, अलग अलग लैंग्वेजेस की लर्निंग करते हैं जिससे कि कोई भी लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसको ये अच्छे से समझ सके। और जो आपका लिटरेरी सोर्सेज होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंस। ये डायरेक्ट एविडेंस इसलिए कहा गया है कि जो हमको मिलता है ज़मीन से, ये कि आप इसको ना तो चेंज कर सकते, ह्यूमन भी इसे चेंज नहीं कर सकते। मीन्स जैसे मान के चलिए जब ये हड़प्पा की खुदाई की गई तो उन्होंने जो भी वहाँ से मिला, जैसे टूटा पॉट मिला या जो भी उन्हें कॉइन्स मिले या जो भी चीज़ें उन्हें मिली, वो उन्होंने वैसे के वैसे ही म्यूज़ियम्स में रखा या उसको वैसे ही स्टडी किया। वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते कि उसकी मरम्मत कर दे या कुछ भी, क्योंकि वो उसी से पास्ट के बारे में जानना चाहते थे। ये 4 टाइप्स के होते थे, मतलब इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे इन्होंने एविडेंस को 4 टाइप में बांट दिया जो भी इनको खुदाई के वक्त मिलते थे उसके अकॉर्डिंग। इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन। एक एक करके समझते थे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ये रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, लिखित रूप से, जैसे दीवालों पे लिखवा दिया या गुफाओं की दीवार पे लिख दिया, मेटल पिलर्स पे लिख दिया, टेम्पल्स की दीवालों पे लिखा रहता है या तो इन सबको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। जैसे आप बेला देवी जाएंगे तो जब आप मंदिर के पास जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं बड़ा सा मार्बल में लिखा होगा कि ये मंदिर किसने बनवाई थी या कब बना गया था या किसने, अगर इस मंदिर का उद्घाटन किसी के द्वारा करवाया गया या जो भी चीज़ें होंगी तो उससे आपको एक डिटेल्ड आप नॉलेज मिलेगा। या आप बेला देवी मान लीजिए, आप रोज़ पर डे आप जब भी वीएस के स्टेयर्स पे चढ़ते हो तो आप वहाँ जो सरस्वती जी की मूर्ति रखी है आप उसके पैर छूते हो, तो जैसे ही आप स्टेप आउट करते हो आप देखो कि ब्लैक कलर के मार्बल पे लिखा है कि इस स्कूल का उद्घाटन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, कौन उस समय चीफ गेस्ट आए थे। तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते थे। पहले लोग क्या करते थे, जो राजा महाराजा होते थे या जो अर्ली वंस थे, वो जैसे राजा महाराजा थे वो अपने नाम से इंस्क्रिप्शंस गढ़वाते थे कि उनके बाद वाली लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी बढ़ा मतलब उन्होंने कैसे थे, उनकी प्रजा कैसी थी, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, आप जैसे ताजमहल कह लीजिए या टेम्पल्स, जो स्तूपास, फोर्ट, जो इन पुराने जो हमारे राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए थे, जो हमें सोशल लाइफ, रिलीजियस, जो हमें कल्चर, साइंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो हमको नॉलेज देता है, वो समय के लोग, उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट दैट ह्यूमंस मेड इन द पास्ट। मतलब आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो पिछले, जो आपके
अर्ली वुमेन्स थे उन्होंने जो बनाया था पास्ट में, जैसे पॉटरी हो गया, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ज्वेलरी या जो वेपन्स का वो यूज़ करते थे। दे आर फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द कोर्स ऑफ एग्जीबिशन, मतलब जो खुदाई के वक्त पाए जाते थे एज अ पास्ट। और लास्ट में आता है कॉइन्स। देखिए बट कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉइन्स ही हमें बताता है कि ये किस राजा के राज्य में चला था, क्योंकि बहुत सारे राजा ऐसे थे कि वो अब उनका राज्य कहाँ तक फैला था, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा डिफरेंट सिंबल बनाते थे कि जो दूसरे कॉइन से अलग होते थे। कभी कभी उनकी इकोनॉमी दर्शाती थी, मतलब कितना राजस्व, कितना पैसा है, या कभी कभी एक्सटेंट कहाँ तक इनका एम्पायर फैला हुआ है, साम्राज्य या व्यापार। कुछ कॉइन्स वहाँ के रिलीजन और वहाँ के कल्चर को भी बताता था। मतलब हाँ, कुछ बहुत सारे कॉइन्स ऐसे जिसमें राजा खुद की पोर्ट्रेट बनवाते थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो कॉइन्स। तो कॉइन्स ये मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो आपका लिटरेरी सोर्सेज है। देखिए लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक रिलीजियस और एक सिक्योर। हैंड राइटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। देखिए जो जैसे नीचे आप देखियो, अब प्लाम लीफ ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिया है आपको एकदम, ये पेज नंबर 8 पे आपको दिया गया है। ये एक हैंड राइट, मतलब इसे उस ज़माने में लोगों ने लिखा था। बहुत सारे मंत्र कभी कभी लिखे होते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें मंत्र कह सकते हैं, और बहुत इलाज है किसी चीज़ की, या उस कभी कभी राजाओं के बारे में लिखा रहता है, तो ये सारी चीज़ें इनमें लिखी रहती हैं। दिस वर यूजली रिटन ऑन द पाम लीव्स इन द बार्क ऑफ ब्रिज ट्रीज। मैंने आपको कहा था, आप इसको फोटो देख लीजिएगा नेट पे सर्च करके। लिटरली सोर्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रिलीजियस और सिक्योर। रिलीजियस लिटरेचर वो होता है कि ऐसी राइटिंग्स जो रिलीजन से हम डील करती हो, जैसे महाभारता, रामायणा, गीता, द भगवद गीता, द वेद। तो ये सब जो धार्मिक किताबें हैं ये हमको हम धर्म के बारे में बताते हैं। और लिटरेचर का मतलब साहित्य होता है जो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताते हैं। पुराण्स हो गए, तो ये भी तो हमने तो इन्हें लिखे नहीं थे, और ये जिन्होंने लिखे थे ऋषि मुनि, वो बहुत पास्ट में उन्होंने लिखा था। तो ये भी एक तरह का सोर्स है जो हमें पास्ट की चीज़ों के बारे में बताते हैं। और लास्ट में हमारा सिक्योर लिटरेचर। सिक्योर लिटरेचर का मतलब होता है जिसका धर्म से कोई लेना देना ना हो, मतलब उसमें धर्म से जुड़ी कोई बातें नहीं बताई जाती है। ये स्टोरीज भी हो सकती है, पोएम्स भी हो सकता है, कहानियाँ हो सकती है, किसी की बायोग्राफी हो सकती है, या कोई बाहर से स्कॉलर आया हो, उसने हमारे देश में आके किसी राजा के ऊपर कोई किताब लिख दी हो। तो इस तरह से इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे कौटिल्य, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, मेगास्तीन ने इंडिका लिखी थी, कालिदास जी के महाकवि कालिदास जी के पोएम्स और प्लेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिक्योर लिटरेचर होता है। सिक्युलर का मतलब होता है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जैसे इंडिया को एक सिक्युलर कंट्री कहा जाता है, यहाँ लोगों को धर्म के अकॉर्डिंग इस देश को नहीं बांटा गया, यहाँ हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, ये इस तरह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर हम थोड़ा ज़्यादा स्पीड में पढ़ाएंगे ना बेटा, मुझे प्लीज़ बता देना, तो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी स्पीड के ऊपर ध्यान दूंगी। और चाहते चाहते मैं चाहूँगी कि हम लोग अपने टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स यहीं कंप्लीट कर लें। हिस्ट्री इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू, हिस्ट्री कितने पीरियड्स में डिवाइडेड है? 3, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन, फिजिकल रिमेन्स लाइक बुक्स, पॉट्स, बोन्स, both B and C and jewelry help the architects to know about the past। देखिए इसका ऑप्शन आपका B and C होगा। फिर बुक्स तो थे, हमें खुदाई के वक्त जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे उनको या तो बहुत सारे जैसे जानवरों की हड्डियां मिलती थी, तो उससे भी वो अंदाज़ा लगा सकते कि हाँ ये जानवर उस समय से इतने साल पुराना है। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता किसका एग्जाम्पल है? जब फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन किए थे, प्रोटो हिस्ट्री का। सबसे ज़्यादा प्रोटो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिस्ट सोर्स मेन माना गया था। ठीक है, डेट्स इन हिस्ट्री को 2 में डिवाइड किया जाता है, एडी और बीसी, जबकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एडी को अब बीसीई के यूज़ किया जाता है और बीसी को सीई, तो इसका ऑप्शन ए होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, द डैश एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया।
बेटा इसका आंसर हिमालयाज़ होगा। मैंने बताया था कि जो हिमालयाज़ माउंटेन होते हैं वो एक अवरोध, एक बैरियर का वो काम करते हैं जो इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में होती है। आंसर सिक्स्थ का होगा इंस्क्रिप्शन मॉन्यूमेंट्स आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। किस तरह के सोर्सेज हैं ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने आपका टिक द करेक्ट कंप्लीट कर लिया। जब आपको बुक इशू होगा तब आप इसको पेंसिल से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में टिक करने के बाद फिल कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट का आंसर है डैश इज द स्टडी ऑफ पास्ट। व्हाट इज द स्टडी ऑफ पास्ट, बताइए, ऑप्शन दें, कर लेंगे। हिस्ट्री। CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा, वेरी गुड। थर्ड होगा आपका डैश हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड इसका आंसर ज्योग्राफी होगा। सो हमने अपना एक्सरसाइजेस कंप्लीट किया। शॉर्ट लॉन्ग मैं आपको एज वन डे गैप करके कल मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, और उसके बाद आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, इंडेक्स फिल करिए, डेट मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री के लिए इंटरलीफ कॉपी नहीं बनानी है। थैंक यू, जय हिंद।